हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें हर एक दिन अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते रहेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते। तो आइए हम छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा मोटिवेशनल थॉट। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। मतलब ये होता है कि हमें अपने आप को अगर समझना है तो पीछे हमें देखना पड़ेगा कि मैंने क्या अपने लाइफ में जो किया बीत चुका है और मुझे जीना है ज़िंदगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी आगे की चीज़ को देखते रहने और आगे हमेशा बढ़ते रहना। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसिल किसे कहते हैं। हाइड्रोसिल ये होता है कि जैसे जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस में कैबिनल वेजिनली जो सीरम होती है वो इकट्ठे होने लगते हैं, जो कलेक्शन होने लगता है। तो उस कंडीशन में जो कि टेस्टिस जो होती है वो बढ़ने लगती है। टेस्टिस दोनों होती है, एक लेफ्ट और राइट होती है। तो जो क्या होता है उसमें जो सीरम जो होता है तरल लिक्विड होती है वो भरने लगती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वो कलेक्शन इकट्ठा होने लगते हैं तो वो जो टेस्टिस का आकार है वो बढ़ने लगता है। तो हमारा ऑप्शन होगा कैबम वेजिनली सीरम तरल की मात्रा बढ़ जाना। तो क्या होता है, हाइड्रोसिल में कैबिन सीरम की मात्रा का बढ़ जाना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ये हमारा ऑप्शन हो गया कैबम वेजिनली सीरम में जो होता है सीरम में तरल की मात्रा का बढ़ जाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, शुक्र जनन नलिका की लंबाई कितनी होती है। तो जी ये शुक्र जो होता है, शुक्राणु हो जाता है कि आप लोग जानते ही हैं कि जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु होती है और महिलाओं में अंडाणु होते हैं। तो उसकी लंबाई लमसम कितनी होती है। तो कुछ अगर आइडिया हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए। वैसे शुक्र जो होती है, शुक्र जनन नलिका जो होती हैं, इसे जो कि सेमिनल वेस्कुलर ट्यूब्स भी कहते हैं या शुक्र जनन नलिकाएं भी कहते हैं। सेमिनल जो होते हैं सेमिनी फर्स्ट ट्यूबुलस जो होते हैं, इसकी लंबाई लमसम ने 100% मतलब तो 19-20 तक उसमें आता है। बट इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इसकी जो शुक्र नलिका होती है इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीमेल जो होता है, फीमेल में शुक्र जनक नलिका की लंबाई कितनी होती है। तो ये फिर तो गलत क्वेश्चन है, ये हमारा गलत क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो फीमेल होती हैं, जो मादा ओवरी की लंबाई कितनी होती है। जो फीमेल का होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, तो इसमें जो होता है कि जो फीमेल की जो यूट्रस की होती है, ओवरीज होती है, सॉरी ओवरीज होती है, ओवरी एक जोड़ा होता है। जो कि प्रत्येक फीमेल्स में ओवरी जो होता है एक जोड़ी होती है। अब प्रत्येक ओवरी की जो लंबाई होती है, जो प्रत्येक ओवरी की लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से, और जो इसकी चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो ओवरी की मोटाई होती है वो होती है 1.0 सेंटीमीटर। 1.0 सेंटीमीटर क्या होती है, ये जो ओवरीज होती है, अंडाशय होते ही उसकी मोटाई होती है। और जो ये होता है कि ये इसकी झिल्ली जो होती है, ये किस झिल्लियों से बनी होती है। तो ये जो हमारा होता है, जो ओवरीज होती है वो मिजोवेरियम जो झिल्ली होती है, यह मिजेंट्री पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है, जिससे मिजोवेरियम झिल्ली कहते। तो ये हमारी ओवरी जो होती है, ओवरी की जो लंबाई होती है, और आंसर है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा अंडाणुओं में उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो अंडाणु होते हैं, जो ओवम होते हैं,
ओवम होते हैं तो उसका उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन मतलब कि अंडा जनन, रजोधर्म, कैशो, तो जिसका ऑप्शन होता है अंड जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में यौवन की शुरुआत कैसे होती है? अब हम देख जैसे कि जब महिलाओं में यौवन मतलब एडल्ट की जो मेच्योरिटी होती है वो प्रारंभ होने लगती है, तो उससे हम कैसे संकेत करते हैं कि महिलाओं में यौवन मतलब एडल्ट की जो उनमें मेच्योरिटी की क्षमता होती है वो कब विकसित होने लगती है? तो हमें ये अनुमान लगाना चाहिए कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो लड़कियां किशोरियां हैं वो यौवना की अवस्था को प्रारंभ करती। तो मेरा जो आंसर होगा रजोदर्शन, मतलब जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रजोधर्म दर्शन कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं, या फिर इसको मेनार्चे भी बोलते हैं, इसको मेनार्चे बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? जो मानव होते हैं यानी ह्यूमन्स बींग्स होते हैं, जो महिलाओं में और पुरुषों में जो होती है जनन की जो एक अवधि होती है, मतलब एक सही क्रम क्या होता है? तो इस क्रम को हम जानते हैं पहले कि जैसे युग्म बनता है, फिर उसका जो युग्म बनने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन है तो होता है, युग्मक के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर युग्म जनन होता है, फिर उसके बाद क्या धीरे धीरे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो ये जब भ्रूण डेवलप होता है उसके बाद फिर हर मंथली मतलब मंथ बाय मंथ धीरे धीरे भ्रूण से शिशु से बेबी का एक डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, तो सबसे पहले इसकी हमारा आंसर है युग्मक का बनना, निषेचन, युग्म जनन या भ्रूण। तो हमारा ऑप्शन है बी, सॉरी ये बी हमारा ऑप्शन है, युग्मक बनना, निषेचन, युगजनन में युग्मन भ्रूण जो होता है, ये हमारा सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? जो ये गतिशील होते हैं, गतिशील मतलब बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं, ये गतिशील मतलब एक दूसरे से निकलते हैं, दूसरे में बात जब ह्यूमन जो मेल और फीमेल का संपर्क बनता है तो जो युग्मक होते हैं, जो मेल से स्पर्म होता है और महिलाओं से अंडाणु होता है, जो शुक्राणु अंडाणु का जब मिलना था, ये जो गतिशील होती थी सबसे ज़्यादा कैसे किसमें होता है? नर युग्मक में। किसमें होता है? नर युग्मक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे अगर जो फीमेल होती तो उनका तो जो अंडाणु होता है तो वो ओवरी में स्थित होता है, ओवरी में जाके उनका फिर उसके बाद जो डेवलप होता है वो धीरे धीरे यूट्रस में आके डेवलप करने लगता है। बट जो जो मेल होते हैं उनका जो यूरिन और वीर्य दोनों एक ही रास्ते से आते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, तो उस जो मार्ग होता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? तो इस मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? जो फर्स्ट जो है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन सबसे पहला कौन सा ऑर्गन्स होता है? तो जैसे हम लोग तो जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है कई ऑर्गन्स हो जाते हैं, जैसे वासा डिफरेंशिया होता है, जैसे शुक्र नलिकाएँ होती, टेस्टिज होती हैं, पीडिडिया माइस होता है, वास डिफरेंशिया होता है मतलब शुक्रवाहिनी होती हैं, और टूनिका वेल्जिनिया होता है। इसी तरह से एजाकुलेटरी डक्ट होता है, फिर यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोस्टेट होते ग्लैंड होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो जनन प्रक्रिया में बहुत सारे अंग जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, उसके आधार पे हर अंगों के वर्ग के आधार पे ही जब मेल फीमेल का
संपर्क होता है तो उस बहुत सारे प्रोसीजर के द्वारा प्रोसीजर से ही मेल फीमेल में जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारा है प्रोस्टेट विरेचर वास डिफरेंस वीर पुटिका, मतलब ये होता है हमारा टेस्टिज, इसको हम ये हमारा टेस्टिज होता है, टेस्टिज। ये जो पुरुष का प्रथम यौन अंग है वो टेस्टिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो किस में होता है, ये होता है हमारा टेस्टिज में। हमारा ऑप्शन है बी, ये भी हमारा टेस्टिज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, ये हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला टिश्यू मतलब उत्तक कौन सा है। तो जैसे जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम होता है, जब भ्रूण बनता है तो उसका पोषण होता है। भ्रूण बनने के बाद वो हमारे पोषण होता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसमें जाके 9 महीने तक कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होता है। उनको सारी न्यूट्रिशन जो है पोषक तत्व हमें उसमें ही रहने के बाद मिलता है यूट्रस में। तो उससे कौन प्रदान करता है, ये सारी जो उनको ज़रूरत न्यूट्रिशन होते हैं उनको कौन प्रदान करता है। विली, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चे का 9 महीने तक जो कंटिन्यू जो बेबी जो होता है यूट्रस में होता है तो उनको सारी न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो किससे मिलते हैं, प्लेसेंटा से। तो हमारा ऑप्शन सी होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किस में होता है। जब डिंब बन जाता है तो उसके साथ शुक्राणु का निषेचन किस में होता है। आप लोग बताएं कि जैसे अगर शुक्राणु है डिंब के साथ, मतलब शुक्राणु का अंडाणु का निषेचन किस में होता है, गर्भाशय में, गर्भाशय के बाद फेलोपियन ट्यूब या अंडाशय में। तो आप लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब होगा, क्योंकि जब हमारे जो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, का निषेचन होता है तो वो किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जनन अंग नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे हमें घुमाने के लिए क्वेश्चन में इजीली सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है कि सब हमको आते ही रहे, बट ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है कि हम के आते हुए भी हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो हमारा आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होना है कि महिला में जनन अंग नहीं है। तो गर्भाशय, भाई तो ये तो गर्भाशय ही है। शुक्रवाहिका, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब। अब ये गर्भाशय तो रहेगा भाई, क्योंकि आप जानती हैं कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गर्भाशय, यूट्रस हो गया, यूट्रस है। शुक्रवाहिका, ये क्या शुक्रवाहिका महिला में होता है, नहीं होता है ना। तो फिर महिला, ये शुक्रवाहिका, अंडाशय होता है, ओवरीज होती है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है। तो इसमें पूछा नहीं है, ये सब तो होते हैं, ये तीनों तो होते हैं, बट क्या है, ये ऑप्शन हमारा शुक्रवाहिका, ये हमारा क्या होता है, नहीं है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये फीमेल नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका आंसर क्या है, सही आंसर है शुक्रवाहिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। अब जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये तो सभी जानते हैं कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसकी सर्कल होती कि सर्कल में आता है, इधर आता है, ऐसे ऐसे, फिर अपना ये वापस रूटीन में चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो जो ब्लड आता है किस कारण से निकलता है, जो हमारा जो ब्लड आता है किस कारण से बहता रहता है। तो जो हमारा यूट्रस होता है, जो इसके लेयर होती हैं, यूट्रस के भी 3 लेयर होते हैं।
वो 3 लेयर के जो अंदर है, ये हमारी जो बाहरी लेयर रहती है वो टूटती रहती हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। जो ये यूट्रस होता है उसकी लेयर जो होती है वो टूटती रहती है। इसके कारण जो रक्त जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक धर्म में जो ब्लड का सिक्रेशन होता है वो गर्भाशय की जो होती है परत टूटने के कारण होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी हमारा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? अब जिसे हेरिडेटी मतलब एक दूसरे से, मतलब मेरे दादा परदादा में जिसमें भी अगर कुछ वांशिक अनुवांशिक मतलब बीमारियां भी होती हैं अनुवांशिक कुछ, तो जिससे कि अगर जिस माँ बाप के बच्चे छोटे हैं तो क्या होते, जो माँ बाप छोटे होते हैं उनके बच्चे भी अधिकांश छोटे होते हैं। जिस माँ बाप के बच्चे जो माँ बाप लंबे होते हैं उन माँ बाप के भी बच्चे जो होते पैदा होते हैं वो लंबे होते हैं। या फिर डायबिटीज़ के ले लीजिए, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं। तो ये किस कारणवश, तो हम लोग जानते हैं कि जीन की वजह से होते हैं। जो हमारे जीन होते हैं उनके वजह से हमारे माँ बाप में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बट इनमें प्रजनन जो नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग है जो मुख्यतः आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो हमारा ये जो कि ये ऑप्शन है कि मूत्रवाहिक तो होगा नहीं, प्रोस्टेट होगा नहीं, अंडकोश होगा नहीं, तो हम ये जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा। क्योंकि शुक्राणु की वजह से भी हमारी हेरिडिटी जो होती है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? निखिन जो ये हमारा ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा एक जो अंग है वो ह्यूमन नहीं, जो प्रजनन पार्ट्स है वो ह्यूमन का नहीं है? तो जैसे आप देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अंडकोश, अंड की थैलियाँ होती है, गर्भाशय, ग्रीवा, प्रोस्टेट। तो नर प्रजनन का अवयव नहीं है। तो टेस्टिज होता है, प्रोस्टेट भी होता है, अंड थैलिया भी होती, तो क्या नहीं है पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्या नहीं है जो मेल का है, बट इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा जो सर्वाइकल जो औश होती है, मतलब ये जो होता है यूट्रस का सर्विक्स का जो माउथ होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ना कि जो ये फीमेल का पार्ट्स है ये मेल पार्ट्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय के मध्य में योनि में खुलता है। क्या खुलता है भाई? जो योनि में खुलता है तो मूत्राशय तो ये बाहर की ओर है, डिम्ब वाहिनियाँ भी अंदर की ओर हैं, शुक्रवाहिका तो ये शुक्राणु को अंदर की ओर है। तो गर्भाशय जो ग्रीवा होता है, ये जो होता है गर्भाशय ग्रीवा किस में होती है? योनि मतलब वजाइना में खुलती है। ये जो यूट्रस का जो औस होता है सर्विक्स होता है ये वजाइना के अंदर खुलता है। तो हमारा ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन हमारा शी हुआ, गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? अब हम बात करते हैं कि कॉपर टी होती क्या। यह एक गर्भ निरोधक अस्थायी विधि है, जैसे ये टेम्प्रोरी विधि होती है। इसके द्वारा परमानेंट विधि नहीं है, ये टेम्प्रोरी मेथड है। जैसे कॉपर टी, मल्टी लोड, ये जो होता है कि हमेशा के लिए महिला में नहीं हो सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत महिला को सूट करता है, बहुत महिला को नहीं सूट करता है। और ये परमानेंट मतलब कि गर्भ निरोधक में परमानेंट मेथड नहीं है। और इसमें पूछा ऑप्शन में क्वेश्चन हमारा दिया कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो संभोग, तो ये तो रिलेशन हो गया भाई। और गर्भ निरोधक निषेचन गर्भधारा, निषेचन फर्टिलाइजेशन हो गया। गर्भधारा जब निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है तो वो जो हमारे यूट्रस में पलने तो वो गर्भधारण हो जाता है। बट गर्भ निरोधक ऐसी में जो हम ये आपको जैसे कॉपर टी जब रखी जाती है यूट्रस के अंदर, तो उस विधि में क्या होता है गर्भ निरोधक, यानी गर्भ को ठहरने नहीं देता है। तो वो जो होता है
गर्भ निरोधक मेथड कहलाती है, विधि कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी है, गर्भ निरोधक। क्या है? गर्भ निरोधक ये मेथड। ये हमारा जो मेथड होते, विधियाँ होती हैं परमानेंट, अधिकतर तो मतलब बैरियर मेथड होता है, अस्थाई विधि होती है, स्थाई विधि होती है, और एक हार्मोनल विधि भी होती है। बट लमसम अधिकतर एग्जाम में जो पूछा जाता है 2 ही टाइप के पूछा जाता है, एक तो बैरियर, एक बैरियर मेथड पूछता है, विधि पूछता है, विधि पूछता है, और दूसरा जो है परमानेंट। बैरियर में आता है कंडोम आता है, बैरियर मेथड में कंडोम आता है, और फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, ये सब आते हैं। और जो कि परमानेंट में मेल का जो महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी आप लोग कह सकते हैं, या ट्यूबेक्टॉमी या वैसेक्टॉमी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी जो महिलाओं में होता है, उनके फैलोपियन ट्यूब को कट कर के बांध दिया जाता है, और जो होता है मेल में होता है वैसेक्टॉमी को उनको थोड़ा किया जाता था, जिसकी वजह से वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी 2 मेथड परमानेंट मेथड होते हैं। और आइए हम नेक्स्ट आप लोग को ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड लाइक करिएगा। और आप लोग को मुझे कुछ अगर पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और आप लोग मुझे सहयोग करें ताकि मैं और आप लोग को अच्छी से अच्छी टॉपिक लेके आऊँ, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो वही सेम क्वेश्चन आने पाए जो मैंने आपको पढ़ाया है। और मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जा रही हूँ हर एक टॉपिक से। जितने भी पिछली ईयर का था, जो 9,000 कुछ वैकेंसी आई थी प्लस में, उस समय का जो भी क्वेश्चन था मैंने उसको देखा था, उसके बाद से मैंने उससे भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए आपकी कोशिश किया कि मैं आपको उससे अच्छा कंटेंट दूं, जो कि एग्जाम में 100% वही कंटेंट आने पाए, वही क्वेश्चन आंसर आने पाए। तो इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर जो टॉपिक आप लोग को ज़्यादा लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे अच्छा आपको टॉपिक दूँगी और आंसर भी उसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगी। और मैं हर एक टॉपिक से जितना बन सकता है क्वेश्चन, मैं हर एक टॉपिक से आपको पढ़ाती जाऊंगी, एक एक टॉपिक करके। जैसे मैंने एनीमिया का पढ़ा चुका है, आज ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल का हो गया। इसमें अगर 2-4 क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ऐसे ही हर एक एक टॉपिक करके मैं आप लोग को 38 टॉपिक तो पहले की थी, बट अब कुछ नए टॉपिक को जोड़ा गया है। हो सकता है कि रीजनिंग आए, जीके जीएस आए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि बढ़ेंगे, 14 से 10 क्वेश्चन जो टॉपिक है वो बढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा इसमें कौन कौन से टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। गवर्नमेंट की तरफ से, जो यूपी आयोग की तरफ से है, उनमें क्या क्या क्वेश्चन को, क्या क्या सिलेबस को जोड़ा गया है, और कितने सिलेबस जो देगा सिलेबस, और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो इससे पहले कुछ संभावना हो जाती है कि कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक होते हैं उनको सिलेबस में जोड़ा जाता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। बट आप लोग को जो भी हमारे अंदर लगता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती। बट अगर मेरे अंदर लगता है कि आप लोगों को कुछ कमियाँ हैं तो आप लोग बताएं, और मैं अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें। ये ना सोचें कि मुझे नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन ये सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मेरी हैबिट हो जाती है। जो हमारी पढ़ने में रुचि नहीं होती है उसमें भी हमारी रुचि आ जाती है, हमारी इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये करना चाहिए। अगर अपने आप को देख के लगता है कि हम नहीं कर पाए, तो कुछ आप ऐसे पर्सन के बारे में सोचें, ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जिसको देखिए, आप उनको देख के आप अपने आप में मोटिवेट हो। अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट अपडेट करते रहिए, जैसे से अपडेट करते, जैसे मोबाइल में आप लोग चलाते हो
अपडेट मांगता रहता, उसी तरह आप लोग भी अपने आप को मोटिवेट करते अपडेट करते रहिए। तब आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने किया। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सभी को अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। और ये जान लो कि जो चीज़ मुझे नहीं आते, जैसे एक कहावत आप लोग सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। कबीर दास का दोहा बहुत ही अच्छा था। अब सॉरी, ये कबीर का है कि तुलसी का है, लेकिन बट ये दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अच्छा लिखा कि जब जैसे कोई अनजान पानी हम देते कुएं पे पहले था, अब तो सब बटन दबाओ पानी आया। लेकिन जब कुएं पे पानी तो देखेंगे कि आप जो ईटा पत्थर रखा था, वो रसरी की जो रस्सी से खींचा रहा था पानी, उसके आते 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 बार बार आते जाते पत्थर घिस जाता था। तो क्या होता था, ये पत्थर घिसते रहता था। तो उसी तरह से अगर एक मूर्ख व्यक्ति भी है, नहीं समझ कम समझने वाला व्यक्ति है, जिनको कोई चीज़ बार बार समझाओ नहीं समझता है, तो उसको ये करना चाहिए कि हमें एक बार, दो बार, चार बार, छः बार उसको पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते कोशिश करते रहना है। ऑटोमेटिक वो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, आप इतने अच्छे मोटिवेट हो जाएंगे उसको करते करते आपको, कि उसमें आपका मन हमेशा लगा रहेगा। तो मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग कोशिश करें, हार कभी न माने। ये ना जाने कि मुझे नहीं आता। और आप लोग का जो सिलेबस होता है वो हिंदी का होता है, बट ऐसा नहीं कि आप हिंदी के बारे में खाली जानो, हिंदी लैंग्वेज ही जानो, नहीं। आप लोग को इंग्लिश की भी भाषाएं जो होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती हैं, क्योंकि ये हमारा फील्ड ही ऐसा है कि कुछ अगर आपको इंग्लिश नॉलेज अगर अच्छी रहती है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से पकड़ लेते हो, समझ जाते हो। बट आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सोचने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप बराबर कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहो। और जो चीज़ आपको नहीं आता उसे बार बार फोकस करो कि मुझे चीज़ करना है तो करना है। तो अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो थैंक यू। आप टेक केयर। थैंक यू।